हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम अक्टूबर मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स को बहुत ही डिटेल वे में समझने वाले हैं। अब देखिए, अक्टूबर मंथ में बहुत सारा आरबीआई सर्कुलर्स इशू हुआ था, तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में, आज ये हमारा पार्ट 1 है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ आरबीआई सर्कुलर्स को इशू करने वाले हैं जो कि अक्टूबर मंथ में इशू हुआ था। इसके बाद और एक लेक्चर आएगा जो कि पार्ट 2 होगा, उसमें हम सभी रिमेनिंग आरबीआई सर्कुलर्स को डिस्कस कर लेंगे, राइट। और देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और हम सोच रहे हैं कि इन दोनों लेक्चर को मिला करके एक आपके लिए एमसीक्यू सेशन लेकर के आना चाहिए। तो अगर आपको वो वाला सेशन चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट में यस लिख करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक सर्कुलर को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि ये कन्फ्यूजन है, हम उसको ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा इस लेक्चर का तो वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और देखिए, आप ही लोगों के लिए उस पर्टिकुलर चैनल को क्रिएट किया गया है ताकि आप लोग वहाँ से आसानी से सारे लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लें, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सर्कुलर जो हमारे पास यहाँ पे है, इस सर्कुलर में क्या कहा गया है। इस सर्कुलर में अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ई कुबेर प्लेटफॉर्म है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म 31 मार्च 2024 को गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए फंक्शनल रहेगा, मतलब कि ये काम करेगा। आई नो अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ई कुबेर प्लेटफॉर्म है ये आखिर है क्या, क्या काम करता है। तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ई कुबेर आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। जितना भी बैंक है, हर बैंक का अपना अपना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एप्लीकेशन कह लें या सॉफ्टवेयर कह लें, वो होता है। और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से होता क्या है, देखिए ये क्या करता है, ये बैंक का जो अलग अलग ब्रांच रहता है उसको आपस में लिंक करता है। इसके बाद बैंक का जो एटीएम्स रहता है, जो बैंक का नेट बैंकिंग रहता है, उन सबको ये आपस में इंटरलिंक करता है। तो ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। तो हर एक बैंक का क्या है, अपना अपना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है। तो इसी प्रकार से आरबीआई का जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ई कुबेर। अब देखिए, ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे होता क्या है उसको हम समझते हैं। तो जितना सारा भी बैंक है उन सभी बैंक का आरबीआई के पास अपना एक करेंट अकाउंट होता है। बैंक का जो डे टू डे फंक्शंस रहता है उसको करने के लिए, उसके पर्पस से जितना भी बैंक है उन सब का आरबीआई के पास अपना एक करेंट अकाउंट होता है। तो बैंक अपने करेंट अकाउंट तक ये जो ई कुबेर प्लेटफॉर्म है उसके जरिए कभी भी और कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए, ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारा काम होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो ऑक्शन होता है वो भी ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। इसके अलावा देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में आपको पता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का जो सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, जो लोग इसको परचेज करते हैं, तो ये कैसे करते हैं, जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के ब्रांचेस से इसको परचेस करते हैं, जो पोस्ट ऑफिसेस है उसके ब्रांचेस से परचेस करते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा सब्सक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो भी कैसे पॉसिबल हो पाता है, वो भी आरबीआई के ई कुबेर सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो इतना सारा काम आरबीआई का ये जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है ई कुबेर, उसके थ्रू होता है। इन सब के अलावा देखिए, सरकार का जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है वो भी ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। जो गवर्नमेंट पेमेंट्स है वो सभी कैसे होता है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना हो गया, पेंशनर्स को पेंशन देना हो गया, तो ये सब काम कैसे होता है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। ई कुबेर प्लेटफॉर्म आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं इस सर्कुलर के ऊपर कि इस सर्कुलर में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। अब देखिए, होता क्या है कि ये जो ई कुबेर प्लेटफॉर्म है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म ग्लोबल हॉलीडेज को फंक्शनल नहीं रहता है। मतलब कि ये प्लेटफॉर्म ग्लोबल हॉलीडेज को काम नहीं करता है। अब यहाँ पे ग्लोबल हॉलीडेज का मतलब सिर्फ संडे सैटरडे नहीं है। यहाँ पे ग्लोबल हॉलीडेज का मतलब है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, हर मंथ का जो सेकेंड और फोर्थ सैटरडे है वो, और जितना सारा भी संडे आता है वो। तो इन सब दिन ये जो ई कुबेर प्लेटफॉर्म है ये फंक्शनल नहीं रहता है। अब देखिए, हो क्या रहा है, आपको पता है कि अभी हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और जब हम बात करते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर का तो इसका मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका लास्ट दिन कौन सा है,
31 मार्च 2024, राइट। ये जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इसका लास्ट दिन कौन सा है? 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च 2024 को संडे पड़ रहा है, उस दिन संडे है। और इस हिसाब से क्योंकि ग्लोबल हॉलीडेज के दिन ई कुबेर प्लेटफॉर्म फंक्शनल नहीं रहता है, तो इस हिसाब से 31 मार्च 2024 को भी जो ये ई कुबेर प्लेटफॉर्म है वो फंक्शनल नहीं रहेगा। अब ये फंक्शनल नहीं रहेगा तो सरकार का जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो कैसे हो पाएगा? नहीं होगा वो। अब क्योंकि 31 मार्च 2024 क्या है, इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन है, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे देश के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि सीजीए है, अब आपको कमेंट में बताना है कि अभी हमारे देश के करंट सीजीए कौन है। तो यहाँ पे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि 31 मार्च 2024 जिस दिन संडे पड़ रहा है उस दिन को वर्किंग डे घोषित कर देना चाहिए गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए। ये यहाँ पे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि 31 मार्च 2024 जिस दिन संडे पड़ रहा है उसको वर्किंग डे घोषित कर देना चाहिए गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन है। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हो पाए। तो क्योंकि 31 मार्च 2024 अब क्या होगा, एज अ वर्किंग डे कहलाएगा, तो इसीलिए इस दिन ई कुबेर प्लेटफॉर्म फंक्शनल रहेगा और इसके थ्रू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हो पाएगा। और देखिए 31 मार्च 2024 को ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस होगा वो इसी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये याद रखना है कि 31 मार्च 2024 जिस दिन संडे पड़ रहा है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन है, उस दिन ई कुबेर प्लेटफॉर्म फंक्शनल रहेगा। और देखिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर है ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो जितना सारा भी एजेंसी बैंक्स है उस सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। एजेंसी बैंक्स किसे कहते हैं? देखिए एजेंसी बैंक्स वैसे बैंक को कहते हैं जिसको कि आरबीआई ने ऑथराइज किया हुआ है। अब आरबीआई ने किस चीज़ के लिए ऑथराइज किया हुआ है? आरबीआई ने उस बैंक को ऑथराइज किया हुआ है कि वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बिहाफ पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकता है। जैसे कि पेंशनर को पेंशन देने का जो काम होता है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो किया जाता है, तो उसके बिहाफ पे ये काम जो बैंक करता है जिसको कि आरबीआई के द्वारा ऑथराइज किया गया है, वैसे बैंक को क्या कहा जाता है? एजेंसी बैंक्स कहा जाता है। तो जितना सारा भी एजेंसी बैंक्स है उसके ऊपर ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं चाहती तो आपको बस इतना बता देती कि ई कुबेर प्लेटफॉर्म जो है वो 31 मार्च 2024 को फंक्शनल रहेगा। उस दिन संडे पड़ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो फंक्शनल रहेगा, तो आपको लंबे समय तक हो सकता है कि याद नहीं रहे। अब यहाँ पे आपको पता है कि ई कुबेर प्लेटफॉर्म है क्या, इस सर्कुलर में क्या क्या कहा गया है, तो आपको अब ये लंबे समय तक याद रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत लोगों को जो गोल्ड लोन ऑफर किया जाता है उसको लेकर के यहाँ पे सर्कुलर में कुछ फैसला लिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन है या बुलेट रीपेमेंट स्कीम है ये है क्या आखिर। इसके ऊपर बहुत ही डिटेल वे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि बुलेट रिपेमेंट ऑप्शन होता क्या है। देखिए जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप लोन का रिपेमेंट कैसे करते हैं? आप लोन का रिपेमेंट करते हैं ईएमआई के हिसाब से। हर महीने आपको ईएमआई पे करना होता है। उस ईएमआई में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों शामिल होता है और इस तरीके से आप अपने लोन का रिपेमेंट करते हैं। अब देखिए ईएमआई ऑप्शन के अलावा भी एक और ऑप्शन होता है लोन के रिपेमेंट करने के लिए, जिसको बुलेट रिपेमेंट ऑप्शन कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बोरोवर है जिसने लोन लिया हुआ है उसको लोन टेन्योर के दौरान, पूरा लोन टेन्योर के दौरान किसी भी प्रकार का रीपेमेंट नहीं करना होता है। लोन टेन्योर के अंत में उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है 1 साल के लिए और उसके ऊपर मान लीजिए कि 10,000 रुपया बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो यहाँ पे आपने जो 1 साल के लिए लोन लिया है तो पूरे 1 साल के दौरान आपको किसी भी प्रकार का पैसा बैंक को नहीं देना है। 1 साल के अंत में आपको
1,10,000 रुपया जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है वो आपको बैंक को लौटाना है। तो ये क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बोरोवर एक ही बार में लोन का रीपेमेंट कर रहा है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन या बुलेट रीपेमेंट स्कीम कहा जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई ने 2007 में अलाउ किया हुआ है कि 2007 में परमिशन दे दिया था आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कि आप बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत लोगों को 1,00,000 रुपए तक का गोल्ड लोन ऑफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो लिमिट था 1,00,000 रुपए तक का, उसको आरबीआई ने 2014 में डबल कर दिया था। उसको बढ़ा करके आरबीआई ने 2,00,000 कर दिया था कि आप बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत 2,00,000 रुपए तक का गोल्ड लोन लोगों को ऑफर कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। देखिए, यहाँ पे इस सर्कुलर में क्या कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग लिमिट है गोल्ड लोन का बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत, जो कि अभी 2,00,000 रुपए है, 2014 में इसको बढ़ा 1,00,000 था 2007 में, 2014 में बढ़ा करके 2,00,000 रुपया कर दिया गया था। तो इसको अभी बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 4,00,000 रुपया कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो लिमिट है उसको डबल कर दिया गया है, फिर से 2,00,000 था पहले, अभी कितना कर दिया गया है, 4,00,000 रुपया कर दिया गया है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत लोगों को 4,00,000 रुपए तक का गोल्ड लोन ऑफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिमिट बढ़ाया गया है ये सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ पे ये लिमिट सिर्फ उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बढ़ाया गया है जिसके द्वारा उसका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है वो पूरा किया गया है। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, जैसे कि आपका एमएसएमई हो गया, एजुकेशन हो गया, इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर हो गया, तो ये सब प्रायोरिटी सेक्टर कहलाता है। तो जितना भी बैंक है उन सबको एक टारगेट दिया जाता है आरबीआई के द्वारा कि आपको इतना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जो पीएसएल टारगेट दिया गया था 31 मार्च 2023 तक का, जो उनको पीएसएल टारगेट दिया गया था, तो जिस भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने अपने उस टारगेट को पूरा किया उसके लिए ही यहाँ पे ये जो एग्जिस्टिंग लिमिट है गोल्ड लोन के लिए बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत उसको 2,00,000 रुपए से बढ़ा करके 4,00,000 रुपया कर दिया गया। समझ में आ गया आपको। और देखिए, आरबीआई ने पहले ही बोल दिया था कि जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अपना पीएसएल टारगेट पूरा करेगा उसके लिए इंसेंटिव अनाउंस किया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आरबीआई ने इंसेंटिव अनाउंस किया है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसके द्वारा 31 मार्च 2023 तक का पीएसएल टारगेट पूरा किया गया है, वो अब बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत 2,00,000 रुपए के बजाय 4,00,000 रुपए तक का गोल्ड लोन लोगों को ऑफर कर सकते हैं। समझ में आ गया अच्छे से। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि अभी जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि पीसीए फ्रेमवर्क नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए है, वो अब गवर्नमेंट एनबीएफसीज के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और देखिए, ये कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2024 से अब हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट एनबीएफसीज है उसके ऊपर भी पीसीए फ्रेमवर्क, जो कि अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पीसीए फ्रेमवर्क होता क्या है। देखिए, पीसीए फ्रेमवर्क आरबीआई को अलाउ करता है कि वो वीकर बैंक, जो कमज़ोर बैंक है, यानी कि कमज़ोर बैंक का यहाँ पे क्या मतलब है, वैसा बैंक जिसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो पीसीए फ्रेमवर्क आरबीआई को अलाउ करता है कि जो कमज़ोर बैंक है उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दे। अब यहाँ पे किस तरीके का रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि वो बैंक अपना नया ब्रांच नहीं खोल सकता है, अपना डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, तो इन सब तरह के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा वीकर बैंक्स के ऊपर। अब देखिए, 2002 में सबसे पहले पीसीए फ्रेमवर्क को बैंकों के लिए लाया गया था। इसके बाद देखिए क्या हुआ, आपको पता है कि जो एनबीएफसीज है उसका वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है एसेट साइज के हिसाब से अगर हम बात करें, और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अब वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने पहले सिर्फ क्या था, बैंकों के लिए पीसीए फ्रेमवर्क था जिसको कि 2002 में लाया गया था। आरबीआई ने क्या किया, दिसंबर 2021 में एनबीएफसीज के लिए भी पीसीए फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। तो देखिए, इस सर्कुलर में क्या कहा गया है, इस सर्कुलर में कहा गया है कि
दिसंबर 2021 में आरबीआई के द्वारा जो पीसीए फ्रेमवर्क एनबीएफसीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, वो अब गवर्नमेंट एनबीएफसीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। और ये कब से एप्लीकेबल होगा? 1 अक्टूबर 2024। ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 से जो पीसीए फ्रेमवर्क अभी एनबीएफसीज के लिए है, वो अब गवर्नमेंट एनबीएफसीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो पर्टिकुलर पीसीए फ्रेमवर्क है वो बेस लेयर के अंदर जो गवर्नमेंट एनबीएफसीज है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको पता होगा कि एनबीएफसी का एसेट साइज के हिसाब से, वो किस क्षेत्र में काम कर रहा है, इन सब चीज़ों के हिसाब से उसको अलग अलग लेयर में डाल दिया जाता है। जैसे कि बेस लेयर होता है, उसके ऊपर मिडिल लेयर होता है, फिर अपर लेयर होता है, फिर टॉप लेयर होता है। तो अलग अलग लेयर में एनबीएफसी को डाला जाता है। तो बेस लेयर में जो गवर्नमेंट एनबीएफसीज है उसके ऊपर पीसीए फ्रेमवर्क एप्लीकेबल नहीं होगा 1 अक्टूबर 2024 से। अब देखिए, अगर आरबीआई पीसीए फ्रेमवर्क किसी गवर्नमेंट एनबीएफसी के ऊपर इम्पोज करेगा तो यहाँ पे जाहिर सा बात है कि उस एनबीएफसी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगा। अब आरबीआई को कैसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एनबीएफसी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है? तो इसके लिए आरबीआई ने क्या कहा है? आरबीआई ने कहा है कि 31 मार्च 2024 या उसके बाद एनबीएफसी का जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि उसके ऊपर पीसीए फ्रेमवर्क इम्पोज किया जाए या इम्पोज नहीं किया जाए। ये यहाँ पे आरबीआई ने क्लेरिफाई किया है। अब देखिए, अगर हम बात करें अभी हमारे देश में कुछ गवर्नमेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज गवर्नमेंट एनबीएफसीज के बारे में, तो वो क्या क्या है? पीएफसी के बारे में आपने सुना है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो वो भी क्या है? वो गवर्नमेंट एनबीएफसी ही है। इसके अलावा यहाँ पे आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये भी क्या है? आपका गवर्नमेंट एनबीएफसीज ही है। इसके बाद यहाँ पे इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी, ये भी गवर्नमेंट एनबीएफसी है। तो ये कुछ मेजर गवर्नमेंट एनबीएफसी है जिसके ऊपर भी अब 1 अक्टूबर 2024 से जितना सारा भी गवर्नमेंट एनबीएफसी है एक्सेप्ट जो बेस लेयर में आता है उसके ऊपर 1 अक्टूबर 2024 से पीसीए फ्रेमवर्क लागू हो जाएगा, जो कि अभी सिर्फ एनबीएफसीज के ऊपर लागू होता है। अब देखिए, यहाँ पे ये तो हमने बात कर लिया कि सर्कुलर में क्या कहा गया है। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो ये पीसीए फ्रेमवर्क है वो आखिर है क्या, किस तरीके से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जाता है। देखिए, पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर 3 रिस्क थ्रेशोल्ड है। अब अलग अलग रिस्क थ्रेशोल्ड के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 है, अगर इसके अंदर किसी एनबीएफसी को डाला जाता है तो इसके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जाता है आरबीआई के द्वारा? जैसे कि ये अपने शेयर होल्डर्स में जो डिविडेंड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है। इसके बाद जो एनबीएफसी का जो प्रमोटर होता है या जो शेयर होल्डर होता है उसको अपना स्टेक बढ़ाना पड़ता है, मतलब कि उसको कंपनी के अंदर और पैसा डालना पड़ता है और कैपिटल डालना पड़ता है। तो ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिया जाता है अगर किसी एनबीएफसी को रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के अंदर डाला जाता है। अगर हम बात करें रिस्क थ्रेशोल्ड 2 के बारे में, तो देखिए, इसके अंदर जिस एनबीएफसी को डाला जाता है उसके ऊपर थ्रेशोल्ड 1 में जो रिस्ट्रिक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है वो तो एप्लीकेबल होता ही है। इसके अलावा भी और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होता है ब्रांच एक्सपेंशन पे, यानी कि वो एनबीएफसी कोई अपना नया जो ब्रांच है वो ओपन नहीं कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें रिस्क थ्रेशोल्ड 3 के बारे में, तो इसमें देखिए, रिस्क थ्रेशोल्ड 3 के अंदर जो एनबीएफसी को डाला जाता है इसके ऊपर 1 और 2 में जो रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस किया गया है वो तो एप्लीकेबल होगा ही। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इम्पोज कर दिया जाता है, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो नहीं कर सकता है। तो अलग अलग रिस्क थ्रेशोल्ड के लिए यहाँ पे अलग अलग जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इंट्रोड्यूस किया गया है पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर। अब देखिए, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि किस पैरामीटर, किस चीज़ के आधार पे किसी एनबीएफसी को थ्रेशोल्ड 1 के अंदर डाला जाएगा, थ्रेशोल्ड 2 के अंदर डाला जाएगा, 3 के अंदर डाला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के अंदर कैसे एनबीएफसी को डाला जाता है, तो अगर किसी एनबीएफसी का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट से अप टू 300 बेसिस पॉइंट, यानी कि अप टू 3% तक कम है, तो वैसे एनबीएफसी को थ्रेशोल्ड 1 के अंदर डाल दिया जाता है और उसके ऊपर जो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में हमने बात किया था रिस्ट्रिक्शंस के बारे में वो इम्पोज कर दिया जाता है।
जैसे कि मान लीजिए कि अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 15% और किसी एनबीएफसी का जो कैपिटल एडिकेसी रेशियो है वो 14% है, 13% है या 12% है, तो उसको यहाँ पे रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के अंदर डाल दिया जाता है। इसके बाद देखिए, अगर किसी एनबीएफसी का जो टियर 1 कैपिटल रेशियो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट के अप टू 200 बेसिस पॉइंट, यानी कि अप टू यहाँ पे 2% तक कम है, तो उसको यहाँ पे रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के अंदर डाल दिया जाता है। इसके बाद अगर कोई एनबीएफसी है जिसका एनपीए 6 से 9% के बीच में है, तो उसको भी रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के अंदर डाल दिया जाता है और इस हिसाब से इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे रिस्क थ्रेशोल्ड 2 के अंदर क्या क्या पैरामीटर है उसके बारे में कहा गया है, थ्रेशोल्ड 3 के अंदर क्या पैरामीटर है उसके बारे में कहा गया है। तो आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो बात किया था कि 1 अक्टूबर 2024 से अब जो ये पीसीए फ्रेमवर्क है जो कि अभी सिर्फ एनबीएफसीज के लिए है, वो अब गवर्नमेंट एनबीएफसीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। देखिए, जिस समय इस पर्टिकुलर पीसीए फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में, तो उस समय गवर्नमेंट एनबीएफसीज के लिए इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो अब क्या होगा, 1 अक्टूबर 2024 से गवर्नमेंट एनबीएफसीज के ऊपर भी ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है जो कि अभी सिर्फ एनबीएफसीज के लिए है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी के बारे में दिया गया है, जितना सारा भी डिपॉजिट टेकिंग, यानी कि वैसा गवर्नमेंट एनबीएफसी जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उन सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जितना सारा भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग गवर्नमेंट एनबीएफसी है, मिडिल, अपर और टॉप लेयर में, उन सबके ऊपर भी ये जो यहाँ पे नियम है वो एप्लीकेबल होगा, पीसीए फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेस लेयर नहीं बताया गया है। तो ऊपर ही हमने डिस्कस कर लिया था कि बेस लेयर में जो गवर्नमेंट एनबीएफसीज है उसके ऊपर ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे नियम लाया गया है कि पीसीए फ्रेमवर्क उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये पूरा सर्कुलर में था। आई होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है उसका हेडिंग क्या है, रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस रिपोर्टिंग इन फॉर्म ए रिटर्न। देखिए, रिवर्स रेपो या फिर रिवर्स रीपर्चेस एग्रीमेंट, ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जब आरबीआई को हमारी इकोनॉमी में से लिक्विडिटी कम करना होता है, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रिवर्स रीपर्चेस एग्रीमेंट के तहत बैंकों से फंड बोरो कर लेता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए नियम क्या है कि जब भी ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन होगा तो यहाँ पे नियम ये है कि बैंकों को इन ट्रांजैक्शंस का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा फॉर्म ए रिटर्न के अंदर। ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये जो आपका रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन है वो होगा तो बैंकों को इसका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा फॉर्म ए रिटर्न के अंदर। ये अभी नियम है और इसी को लेकर के यहाँ पे सर्कुलर इशू किया गया है। देखिए, इस सर्कुलर में क्या कहा गया है, इस सर्कुलर में यहाँ पे आरबीआई ने देखिए क्या किया है, आरबीआई ने अलग अलग बैंकों के द्वारा रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन के लिए जो रिपोर्टिंग किया जाता है फॉर्म ए रिटर्न के अंदर, तो उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि सारे बैंक एक ही तरीके का मतलब जो रूल है वो फॉलो करे, एक ही तरीके से जो रिपोर्टिंग है वो करे। इसके लिए आरबीआई ने यहाँ पे एक तरीके से क्लैरिफिकेशन दिया है कि कैसे उनको एग्जैक्टली रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस का रिपोर्टिंग करना है। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा गया है सर्कुलर में, जैसे कि देखिए, अगर रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ हो रहा है तो इस केस में कैसे रिपोर्टिंग होगा इसका, अगर ट्रांजैक्शन का जो टेन्योर है, जो पीरियड है वो अप टू 14 डेज है, यानी कि 14 दिन के लिए या फिर 14 दिन से कम का टेन्योर है, तो इस केस में इसका जो रिपोर्टिंग होगा वो जो फॉर्म ए रिटर्न है उसके आइटम 3B मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के अंदर होगा। ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन का जो टेन्योर है, जो पीरियड है वो अप टू 14 डेज है, तो इसका रिपोर्टिंग कैसे होगा, फॉर्म ए के आइटम 3B मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के अंदर होगा। इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन का टेन्योर है वो 14 दिन से ज़्यादा का है, तो इस केस में रिपोर्टिंग कैसे होगा, फॉर्म ए के आइटम 3C एडवांसेस टू बैंक्स के अंदर होगा। राइट, अगर जो ट्रांजैक्शन है उसका टेन्योर 14 दिन से ज़्यादा है तो इसका रिपोर्टिंग कैसे होगा, फॉर्म ए के आइटम 3C एडवांसेस टू बैंक्स के अंदर होगा। अब देखिए, यहाँ पे तो हमने क्या बात किया, यहाँ पे हमने बात किया कि अगर रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ होता है तो इस केस में जो रिपोर्टिंग है वो कैसे होगा। अब देखिए,
अगर रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन्स नॉन बैंक के साथ होता है तो इस केस में सभी टेन्योर्स के लिए जो रिपोर्टिंग है वो कैसे होगा, फॉर्म ए के आइटम 6A में रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि जो रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन है उसका रिपोर्टिंग कैसे होता है, फॉर्म ए रिटर्न के अंदर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर में होल टाइम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर के आरबीआई ने कुछ फैसला किया है। यहाँ पे आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को क्या कहा है, आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को इस बात को इंश्योर करने के लिए कहा है कि इसके बोर्ड में कम से कम 2 होल टाइम डायरेक्टर्स होना चाहिए। इस बात को इंश्योर करने के लिए आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को कहा है। अब सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो, कि होल टाइम डायरेक्टर होता क्या है। देखिए, होल टाइम डायरेक्टर वैसे डायरेक्टर को कहा जाता है जिसको कि कंपनी ने अपॉइंट किया है फुल टाइम बेसिस पे। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, होल टाइम डायरेक्टर। तो होल टाइम डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर को कहा जाता है जिसको कि कंपनी ने अपॉइंट किया है फुल टाइम बेसिस पे और जो कंपनी का जो डे टू डे ऑपरेशन रहता है उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, तो वो होल टाइम डायरेक्टर कहलाता है। तो आरबीआई ने यहाँ पे क्या कहा है, देखते हैं सर्कुलर में। देखिए यहाँ पे आरबीआई ने बैंकों को कहा है, और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बैंक का मतलब क्या है, प्राइवेट बैंक। तो यहाँ पे आरबीआई ने बैंक को कहा है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि उसके बोर्ड में एटलीस्ट 2 होल टाइम डायरेक्टर्स होना ही चाहिए, इंक्लूडिंग एमडी एंड सीईओ। अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है उसको समझिए। यहाँ पे बोर्ड में एक तो एमडी एंड सीईओ रहेगा ही, एक एमडी एंड सीईओ के अलावा एक और होल टाइम डायरेक्टर हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को कहा है। एक एमडी एंड सीईओ रहेगा ही बोर्ड में, इसके अलावा और एक होल टाइम डायरेक्टर हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को कहा है। इसका यही मतलब होता है, एटलीस्ट 2 होल टाइम डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द एमडी एंड सीईओ। समझ में आ गया ये पॉइंट। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये मिनिमम नंबर ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स के बारे में आरबीआई ने कहा है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स के बारे में जो बैंक का बोर्ड है वो अपने से डिसाइड कर सकता है। जो उसका साइज ऑफ ऑपरेशन है, यानी कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है, कितना उसका ब्रांच है, कितना उसका कस्टमर है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके, क्या क्या चैलेंजेस को फेस कर रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स कितना होना चाहिए बोर्ड में, इसको वो डिसाइड कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर्कुलर में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे आरबीआई ने इस सर्कुलर को अभी पब्लिश किया, अक्टूबर में पब्लिश किया है। तो जरूरी तो नहीं है कि जितना सारा भी बैंक है उन सभी बैंक के बोर्ड में 2 होल टाइम डायरेक्टर होगा, इंक्लूडिंग एमडी एंड सीईओ। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा बैंक है जो इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है। तो यहाँ पे जो भी बैंक इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है उसके लिए यहाँ पे आरबीआई ने क्या कहा है उसको ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे आरबीआई ने क्या कहा है कि जो भी बैंक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसके बारे में कहा गया है उसके ऊपर खरा नहीं उतरता है, तो उसको जो अपॉइंटमेंट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए जो प्रपोजल है वो सबमिट करना पड़ेगा। मतलब कि जिस लोग को वो अपॉइंट करेगा होल टाइम डायरेक्टर के पोस्ट पे, उसके लिए प्रपोजल उसको सबमिट करना पड़ेगा। और उसको ये प्रपोजल जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35B सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के तहत यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको जो अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए प्रपोजल है वो सबमिट करना पड़ेगा। और किस एक्ट के तहत करना पड़ेगा, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35B सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के तहत करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे एक टाइम पीरियड भी दे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद कोई प्राइवेट बैंक है जो यहाँ पे ये जो प्रपोजल है अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए उसको सबमिट करना है। यहाँ पे एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है, इस सर्कुलर के इशू होने के 4 महीने के अंदर उसको ऐसा करना पड़ेगा जो भी प्राइवेट बैंक इस मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर खरा नहीं उतरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैसा बैंक जिसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर होल टाइम डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के प्रोविजन ही नहीं है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को AOA के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है, ये एक तरीके से रूल बुक होता है,
कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है, कंपनी का जो ऑपरेशन होता है, उसके लिए जो रूल रेगुलेशंस है वो सब इस पर्टिकुलर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रहता है। जैसे कि कंपनी किस तरीके से डिसीजन लेगा किसी चीज़ के ऊपर, जो डायरेक्टर है, जो शेयर होल्डर है, इसका क्या रोल रहेगा, तो इन सब चीज़ के बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल रेगुलेशन रहता है। तो वैसा बैंक जिसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होल टाइम डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के प्रोविज़न नहीं है, वो यहाँ पे क्या करेगा, तो सबसे पहले तो उसको ये जो सेक्शन 35B सबसेक्शन 1 क्लॉज ए है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, तो उसके तहत इसको अपना जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसको अमेंड करना पड़ेगा। और उसके बाद उसको यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, जल्दी से जल्दी उसको अमेंड यहाँ पे करना पड़ेगा और उसके बाद ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो हमने नियम के बारे में बात किया कि जितना भी प्राइवेट बैंक है उसको एटलीस्ट 2 होल टाइम जो डायरेक्टर्स है वो इंश्योर करना पड़ेगा अपने बोर्ड में, इंक्लूडिंग एमडी एंड सीईओ। तो यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके अलावा देखिए जो फॉरेन बैंक्स है, फॉरेन बैंक का जो होली ओन्ड सब्सिडरीज है उसके ऊपर भी ये जो नियम है ये एप्लीकेबल होगा। पेमेंट बैंक्स और जो लोकल एरिया बैंक्स है उसके ऊपर ये नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ गया यहाँ तक क्या कहा जा रहा है? तो यहाँ पे आज के इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो रिमेनिंग सर्कुलर्स हैं जिसको हमने इस लेक्चर में डिस्कस नहीं किया है उसको हम पार्ट 2 में कर लेंगे। जितना भी रिमेनिंग सर्कुलर्स है उन सबको हम पार्ट 2 में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।